हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम नाइन्थ मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आप अभी तक पढ़ चुके होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखे थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? हमने देखा था पूर्णांकों का घटाव, जिसे हम इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको दोनों ही पढ़ा दिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आप सभी कह रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको उसका आंसर करना है। ठीक है। रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, और सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? -561 -29। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं अच्छे से अप्लाई करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। थर्टी सेकेंड है इसके लिए आपके पास। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? -561 है। -561 माइनस माइनस का 29। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इन दोनों पूर्णांकों के चिन्हों को निकाल लेते हैं। देखिए, -561 है, इसके आगे और कोई चिन्ह नहीं है, तो -561 का तो क्या रहेगा? माइनस का 561 ही रहेगा। 29 है, 29 के आगे दो चिन्ह है, एक माइनस का यहाँ पर है और एक माइनस का यहाँ पर है। तो आपको जब गुणन पढ़ाया गया होगा पूर्णांकों का, तो यह पढ़ाया गया होगा कि माइनस गुणा माइनस जो होता है वह प्लस होता है। माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। तो हमारा 29 किसका आएगा? प्लस का 29 आएगा। प्लस का 29 यानी कि 29। अभी देखिए, 561 के साथ चिन्ह है आपका माइनस का, 29 के साथ आपका चिन्ह है प्लस का। यानी कि दोनों कैसे चिन्ह हैं? दोनों हमारे असमान चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह हैं। और आपने यह पढ़ा होगा कि जब भी असमान चिन्ह होते हैं तो घटाव होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, और चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आता है। तो चलिए पहले घटाव कर लेते हैं। 561 में से हम 29 को घटाएंगे, तो 561 में से 29 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 532। 532 आएगा। और जो चिन्ह होगा वह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आता है। बड़ा पूर्णांक हमारा 561 है, उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 532 के साथ भी चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 532, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया ऑप्शन डी कैसे आया? जल्दी से कमेंट में वाई और एन लिख के बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन डी -532। अभी हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन यानी कि भाग। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को किस प्रकार से भाग दिया जाता है। देखिए, फिर से इसमें हमारे तीन केस आते हैं।
ऐसे ही 3 केस आपने गुणन में देखे होंगे, जोड़ में देखे होंगे, घटाव में देखे होंगे। सेम उसी प्रकार के 3 केस हमारे पूर्णांकों के विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी आते हैं। अभी हमने देखिए पूर्णांक हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो या यानी कि पॉजिटिव हो। तो हमारा पहला केस बनता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। उदाहरण के लिए 5/3 है, तो 5 भी हमारा पॉजिटिव का है, 3 भी हमारा पॉजिटिव का है। तो जब दोनों पूर्णांक हमारे धनात्मक हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वह सीखेंगे इस केस में। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है दोनों जो पूर्णांक हैं वह ऋणात्मक हो, जैसे कि -5 -3। तो इनमें कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम इस केस के अंदर सीखेंगे। फिर हमारा क्या आता है, हो सकता है कि कोई एक पूर्णांक जो है वह पॉजिटिव का है जबकि दूसरा पूर्णांक हमारा नेगेटिव का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वह हम तीसरे केस में सीखेंगे। ठीक है, तो 3 केस हो सकते हैं, या तो दोनों हमारे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे इसमें एक ध्यान रखेंगे कि विभाजन में जो नियम होंगे वो आपके गुणन के समान ही होंगे। यानी कि जैसा आपने गुणा में पढ़ा था, प्लस का गुणा यदि प्लस से आप करेंगे तो आपका प्लस आता था, माइनस का गुणा यदि आप माइनस से करते थे तो भी आपका प्लस आता था। यानी कि जब आप समान चिन्हों का गुणा करते थे तो आपका प्लस आता था। उसी प्रकार से हमारे डिवीजन में भी नियम चलेंगे। यदि हम प्लस का डिवीजन प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, यदि हम माइनस का डिवीजन माइनस से करेंगे तो भी प्लस ही आएगा। यानी कि यदि हम समान चिन्हों का विभाजन करेंगे तो प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम असमान चिन्हों का विभाजन करेंगे, प्लस का विभाजन माइनस से और माइनस का विभाजन प्लस से करेंगे, तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो आपको सेम गुणन के समान याद रखना है, यदि समान चिन्हों का विभाजन है तो प्लस आएगा, यदि असमान चिन्हों का विभाजन है तो माइनस आएगा। अच्छा, यह आपको पहले इसलिए बता दिया गया है ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए गुणा से। ठीक है, बाकी हम एक एक केस को अब डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको काफी उदाहरण लिख के दिए गए हैं। चलिए कुछ उदाहरण मैं सॉल्व करूंगा, कुछ उदाहरण आप सॉल्व करेंगे। आपको नियम क्या बताए गए हैं, यदि समान चिन्हों का विभाजन होता है तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, यदि असमान चिन्हों का विभाजन होता है तो आपकी ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम इसे दो स्टेप में तोड़ सकते हैं किसी भी प्रश्न को। सबसे पहले तो हम नॉर्मली भाग करेंगे। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 में भाग कर रहे हैं 5 का। तो हम जानते हैं यदि हम 10 में भाग करेंगे 5 का तो 5 दूनी 10 होता है, 10 में से 10 घटाएंगे 0 बचेगा, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसमें तो हमने लिख दिया 2। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए 10 भी हमारा धनात्मक है, 10 भी हमारा प्लस का है और 5 भी हमारा प्लस का है, यानी दोनों समान चिन्हों का विभाजन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। तो यह 2 भी हमारा किसका ही आएगा, प्लस का ही आएगा। तो प्लस का 2 हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल का सही उत्तर होगा। उसके बाद चलिए सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 5 है। सबसे पहले हम नॉर्मली भाग कर लेते हैं चिन्हों को भूल करके। तो 10 में भाग देंगे 5 का तो क्या आएगा, फिर से 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इस बार हमारा 10 किसका है, नेगेटिव का है, और 5 भी हमारा नेगेटिव का है। इसका मतलब नेगेटिव का नेगेटिव से हम भाग कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों चिन्ह समान है, दोनों ही नेगेटिव के हैं। तो समान चिन्हों का जब विभाजन किया जाता है तो हमें पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 हमारा किसका आएगा, धनात्मक प्लस का ही आएगा। क्या दोनों एग्जाम्पल सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या सभी बच्चों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आए कि जब धनात्मक का विभाजन धनात्मक से किया जाता है या फिर ऋणात्मक का विभाजन ऋणात्मक से किया जाता है, दोनों ही केस में हमें पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होती है। तो आप गुणन के नियम और विभाजन के नियम को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे, आपको बस नीचे के ये 2 नियम याद रखने हैं। यदि चिन्ह समान है दोनों के तो पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होगी,
यदि चिन्ह असमान है तो नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, -10 का भाग देना है 5 से। तो सबसे पहले हम चिन्हों को भूलकर नॉर्मली भाग सॉल्व करेंगे। तो 10 में हम भाग देंगे 5 का, फिर से 2 आएगा। इस बार देखिए जो 10 है उसका चिन्ह है आपका माइनस का, 10 का चिन्ह आपका माइनस का है, और 5 जो है उसका चिन्ह आपका किसका है, प्लस का है। तो एक चिन्ह माइनस है, दूसरा चिन्ह प्लस है, यानी कि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, असमान चिन्ह है। और जब असमान चिन्हों का भाग किया जाता है तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, तो यह दो हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। 10 में भाग दे रहे हैं -5 का। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, 10 हमारा यहाँ पर पॉजिटिव का है और 5 जो है वह नेगेटिव का है। तो प्लस में भाग दे रहे हैं माइनस का, यानी कि असमान चिन्ह है, और असमान चिन्हों का भाग देने पर माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो माइनस का आएगा, और देखिए 10 में 5 का भाग दे रहे हैं तो 2 ही आएगा। तो माइनस का 2 इसमें हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को चारों एग्जाम्पल समझ में आए, कब हमें माइनस का पूर्णांक प्राप्त होगा, कब हमें प्लस का पूर्णांक प्राप्त होगा। सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई लिखेंगे, कहीं भी कुछ डाउट है तो एन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। तो देखिए ये 4 नियम है, 4 आपको लिख कर दिए गए हैं, आप 2 नियमों से याद रख सकते हैं। समान मतलब प्लस, असमान मतलब माइनस। तो देखिए प्लस का भाग प्लस से दे रहे हैं तो इसमें प्लस प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, प्लस प्लस है। इसमें क्या है, दोनों के चिन्ह माइनस माइनस है लेकिन समान है, समान है तो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में क्या है, एक माइनस का है, दूसरी संख्या प्लस की है। तो यदि असमान चिन्हों का विभाजन किया जाएगा तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। सेम फोर्थ एग्जांपल में एक पूर्णांक प्लस का है, दूसरा पूर्णांक माइनस का है। तो दोनों असमान चिन्हों का विभाजन हो रहा है तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो यह नियम आपको याद रखने हैं, लिखकर भी आपको दिए गए हैं, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये नियम आपको कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, यदि दो ऋणात्मक या दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन किया जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल में कोई बच्चा उत्तर नहीं करेगा। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है, आप सबसे पहले आंसर निकाल लीजिए। कुछ सेकंड के बाद जब कमेंट सेक्शन ओपन किया जाएगा तब आप उसमें उत्तर कर सकते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे उत्तर निकाल लेंगे। 20 सेकंड है इसके लिए आपके पास, 20 सेकंड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे उदाहरण 1। अभी के लिए आपको एग्जाम्पल 1 ही सॉल्व करना है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जो भी आपका उत्तर आया है ईमानदारी से आपको उत्तर फिल करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टेप 1 क्या थी, सबसे पहले चिन्हों को भूलकर नॉर्मल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। तो 38 में भाग यदि हम 19 का देते हैं तो क्या आएगा, 19 दूना 38। 38 में से 38 कैंसिल होगा तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब हमारा 2 बार भाग जाएगा। फिर हम चिन्हों को देखते हैं। 38 हमारा किसका है, प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। 19 किसका है, माइनस का है। दोनों कैसे चिन्ह है, असमान चिन्ह है। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का चिन्ह है। तो असमान चिन्हों का भाग करने पर हमने पढ़ा माइनस की संख्या प्राप्त होती है।
तो -2 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी आप एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे और कमेंट में ही आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर करना है। कुछ सेकंड के लिए मैंने बंद कर दिया है, 15 सेकंड है, 15 सेकंड है आपके पास। पहले आप आंसर निकाल लीजिए, फिर आपको फिल करना है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -9 से हमें किसको भाग करना है? -27 को। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। 9 का भाग देंगे 27 में, तो 9 तिया 27। 27 - 27 करेंगे, 0 बचेगा। तो हमारा भाग कितनी बार गया? 3 बार भाग गया है। फिर 27 भी हमारा माइनस का है, 9 भी हमारा माइनस का है। दोनों कैसे चिन्ह है? समान चिन्ह है। और समान चिन्हों का जब भाग किया जाता है तो हमने पढ़ा है प्लस की संख्या प्राप्त होती है। तो +3 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मीटर और किलोमीटर में किसी बच्चे को रिलेशन पता है क्या? मीटर और किलोमीटर में रिलेशन क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्या किसी बच्चे को पता है 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? अगर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितने किलोमीटर, कितने मीटर? ठीक है, कुछ ने लिखा है 100 मीटर, कुछ ने लिखा है 1,000, किसी ने लिखा है 10,000। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। या फिर अगर मैं उल्टा बोलूं कि 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, दोनों ही तरीके से ठीक है। ठीक है, तो 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। हमें कितने मीटर में निकालना है? 20,000 मीटर में। तो चलिए देखते हैं 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। जब 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 20,000 में कितने किलोमीटर होंगे, यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 20,000 में 1,000 का भाग देंगे। बिल्कुल, 20,000 में 1,000 का भाग देंगे। तो देखिए 3 जीरो से ऊपर 3 जीरो कैंसिल हो गई है नीचे। ऊपर 3 जीरो से नीचे 3 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर इसका हमारा सही उत्तर होगा। 20 किलोमीटर। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई और एन लिख के बताइए। किसी को कहीं डाउट है तो एन लिखेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? इसका हमारा उत्तर हो गया है 20 किलोमीटर। चलिए एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। दोनों देखिए असमान चिन्ह है। यहाँ पे प्लस का भाग किया जा रहा है प्लस से, यहाँ पे माइनस का भाग किया जा रहा है माइनस से। यानी कि समान चिन्हों का विभाजन हो रहा है। और समान चिन्हों का विभाजन होने पर प्लस की संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हमें दोनों ही केस में प्लस की संख्या प्राप्त हो रही है। नीचे यदि हम देखें तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यानी कि एक चिन्ह प्लस का है, दूसरा माइनस का है। दोनों कैसे चिन्ह है? असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। और अलग अलग चिन्ह होने पर माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस की संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। चलिए अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 37, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन अभी 10 सेकंड के बाद खुलेगा, तब आप आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जिस भी बच्चे ने सॉल्व कर लिया है। -81 में आपको भाग देना है -9 से।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में चिन्हों में गलती नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1। अच्छा, अभी तक काफी कम बच्चों ने उत्तर किया है, तो एक काम करते हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। -81 में आपको भाग देना है -9 से। सभी बच्चे आंसर करें। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। तो हमें -81 में भाग देना है -9 से। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल भाग सॉल्व करेंगे। तो 81 में हम भाग देते हैं 9 का, चिन्हों को भूलकर पहले नॉर्मल भाग सॉल्व करते हैं। तो 9 नाम 81, 81 में से 81 घटाएंगे 0 जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया है भाग का, भाग तो हमारा आ गया है 9। उसके बाद अब हम देखेंगे चिन्हों को कि चिन्ह क्या आएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। दोनों कैसे चिन्ह है, दोनों ही हमारे समान चिन्ह है। और जब समान चिन्हों का हमारा भाग किया जाता है, तो हमने अभी देखा था समरी में भी, समान चिन्हों के भाग में प्लस की संख्या प्राप्त होती है। तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, प्लस की संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब यह जो 9 है, यह प्लस का आएगा। तो प्लस का 9 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। थर्टी सेकेंड है सभी बच्चों के पास। यस, विशाल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन 38, -65 में हमें भाग देना है 13 से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो -65 में हमें इस बार भाग देना है 13 से। तो पहले हम नॉर्मली भाग देंगे। 65 में भाग देते हैं 13 से, तो हम जानते हैं कितना आएगा, 13 पंज 65। देखते हैं, वेरी गुड, काफी ने सी आंसर किया है, बहुत अच्छे। देखते हैं क्या उत्तर आता है। 13 पंज 65, 65 में से 65 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हमारा भाग का उत्तर क्या आया, भाग का उत्तर तो आया है 5। अभी देखते हैं चिन्ह क्या आएगा। तो देखिए, -65 में 65 किसका है, माइनस का। 13 किसका है, प्लस का। क्योंकि 13 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, और जिस भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, वह प्लस की संख्या होती है। तो एक संख्या माइनस की, दूसरी प्लस की, कैसे चिन्ह है, असमान चिन्ह है। और असमान चिन्हों का भाग करने पर हम जानते हैं माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा 5 किसका आएगा, माइनस का 5। -5 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी -5। चलिए, क्वेश्चन 38 का उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फिर से, और पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। 1080 में आपको भाग देना है -12 से। यू हैव टू डिवाइड 1080 बाय -12।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है चिन्हों में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1080 में हमें भाग देना है -12 से। तो सबसे पहले हम नॉर्मल भाग सॉल्व करते हैं। 1080 में हम भाग देते हैं 12 से, तो देखिए क्या आएगा। 12 नम 108, 12 नम 108, 108 में से 108 जाएगा तो 0 बचेगा। अभी हमारा भाग में यह 0 बची हुई है, तो इस 0 को आप एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, भाग का हमारा उत्तर आएगा 90। उसके बाद हम देखते हैं चिन्ह। तो देखिए 1080 जो है वह प्लस का है, 12 जो है वह माइनस का है। तो दोनों कैसे चिन्ह है, अलग अलग असमान चिन्ह है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। तो यदि असमान चिन्हों का भाग किया जाता है तो हम जानते हैं हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो 90 किसका आएगा, हमारा माइनस का। तो -90 ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। -90 विल बी आर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, काफी ज्यादातर बच्चों का सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। सभी को सर से सॉल्व बात करना है। चलो सर से बात करना। लोकेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? सर से बात करना है। अच्छा, 1 मिनट आपको वेट करना है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? लोकेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, एक बार दोबारा बोलिए। सर से बात करना है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी कहना चाह रहे हैं। सर सर से बात करना है। हाँ जी, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 40 की अगर आप बात कर रहे हैं, इसे सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सर मैं ये कह रहा हूँ इसे डिवाइड करना है। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है वो आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इसके जैसा ही एक एग्जांपल सर आपको मैं कराया गया। ये कह रहा हूँ कि इसे डिवाइड करना है। अच्छा, आप अपने आप को अभी म्यूट पे रखेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यह अभी आपको सोचना है। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, जब आपसे सॉल्व नहीं होगा या फिर आप आंसर कर देंगे, उसके बाद सभी बच्चों के लिए सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप अभी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आप वह कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। उसके बाद जब सॉल्यूशन कराया जाएगा तो आप चेक करना आपका सही है या गलत है। ठीक है, और अगर गलत होता है तो आपको अपनी गलती देखनी है, आपने कहां पर गलती की थी। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल में कुछ इसी तरह का प्रश्न हमने किया है। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। चलिए, अभी हम देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, देखिए 1200 मिनट है। अच्छा, एसबीआई गेमर की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको इतनी बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप एक भी बार बी लिख सकते हैं, उससे आपका जो भी उत्तर है वो सबमिट हो जाएगा। इतनी बार आप लिख रहे हैं बी, यह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए है, जो भी बार बार लिख रहे हैं ना कमेंट, एक ही बार लिख दीजिए, उससे आपका भी समय बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1200 मिनट्स। और हमें हिंट क्या दी गई है कि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो देखिए 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा। हमें निकालना है 1200 मिनट में। तो 1200 मिनट में कैसे निकालेंगे, 1200 में 60 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, हमसे 1200 मिनट में पूछे हैं, तो हम 1200 में 60 का भाग देंगे। तो चलिए 1200 में भाग देते हैं 60 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर कितना बचेगा 120, नीचे कितना बचेगा 6। तो देखिए डायरेक्ट हम काटते हैं 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और यह जीरो की जगह पर जीरो। तो कितना आया, 20/1। और हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी 20 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 20 विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है। किसी भी बच्चे को यदि कोई डाउट है तो वो एन लिखे, अनम्यूट करके पूछ सकता है। यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे। बहुत अच्छे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यह यदि क्लियर है तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। फिर हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या है, संख्या रेखा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर लाइन। तो देखिए अभी संख्या रेखा क्या होती है। अगर आप नाम से देखेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है हमारा संख्या, और दूसरा शब्द है हमारा रेखा। तो हम किसी भी रेखा पर यदि संख्याओं को अंकित करेंगे, किसी भी रेखा पर यदि संख्याओं को अंकित करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्या रेखा। तो चलिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को या फिर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अभी किस प्रकार से निरूपित करेंगे, कैसे हम अंकों को अंकित करेंगे, वह सभी हम इस टॉपिक में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को या फिर संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। जैसे जैसे बढ़ती हुई संख्या होंगी उन्हें उसी क्रम में रखा जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि हम संख्या रेखा को कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से हम संख्याओं को जमाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखिए एक रेखा ड्रॉ करनी है, सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस पर सबसे पहले आपको जीरो को अंकित करना है या फिर शून्य को अंकित करना है किसी भी बिंदु पर। तो हमने एक बिंदु लिया, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, उसके नीचे लिख दिया जीरो। उसके बाद हम एक को मार्क करेंगे, तो कुछ दूरी पर हमने एक और बिंदु लिया है इस तरीके से, और उसे एक मार्क कर दिया है। ठीक है, अब जो जीरो और एक के बीच की यह दूरी है, जीरो और एक के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को एक फिक्स नाम दिया गया है, जिसे कि हम एक इकाई दूरी या फिर इकाई मात्रक दूरी भी कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिट डिस्टेंस। तो यह आपको याद रखना है, यूनिट डिस्टेंस क्या होती है। यूनिट डिस्टेंस आपकी जीरो और एक के बीच की दूरी होगी। अभी के लिए आप ये याद रखेंगे। और एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा एक को कहाँ पे अंकित करेंगे, एक को आप जीरो के दाईं तरफ अंकित करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप एक को जीरो के यहाँ पर अंकित कर दें, वह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा एक को जीरो के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में ही अंकित करना है। उसके बाद चलिए दो को अंकित करते हैं। तो दो को भी कहाँ अंकित करेंगे, एक के बाद दो को अंकित करेंगे। तो कुछ दूरी पर हम दो एक पॉइंट बनाते हैं, फिर से वहां पर लिखते हैं दो।
फिर 3 को अंकित करेंगे तो 2 के बाद एक और पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 3। इसी प्रकार से हम संख्याओं को आगे अंकित करते हुए चले जाएंगे और हम 4-5 अंकों तक तो लिखते हैं, उसके बाद देखिए हम बिंदु 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 लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यह हमारी संख्या रेखा आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 0 और 1 के बीच की दूरी तो हो गई यूनिट डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो जो 0 और 1 के बीच की दूरी यहाँ लाल रंग से दिखाई गई है, वही दूरी आपकी 1 और 2 के बीच की होती है, और सेम वही दूरी आपकी 2 और 3 के बीच की होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच की दूरी समान होती है, चाहे फिर वो 0 और 1 के बीच की दूरी हो, चाहे वो 1 और 2 के बीच की दूरी हो, चाहे 3 और 4 के बीच की दूरी हो, चाहे 101 और 102 के बीच की दूरी हो। इन सभी संख्याओं के बीच की दूरी, जो कि दो लगातार संख्याएं आ रही हैं, वह सेम होती है, और उस दूरी को हम एक इकाई दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिस्टेंस की अगर आपसे कोई बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट परिभाषा पूछे तो आपको क्या बताना है कि दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच की दूरी हमारी यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया कि एक इकाई दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस क्या होती है और संख्याओं को हम कैसे निरूपित करते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए कमेंट में। अच्छा, लोकेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आप अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इन सभी संख्याओं के बीच की आपस की दूरी जो होगी वह समान होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस एक के दाईं और एक मात्रक दूरी पर ही 2 को अंकित करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे तक अंकित करते हुए चले जाएंगे, और देखिए हमने 5 तक तो अंकित किया, उसके बाद हमने यहाँ पर बिंदु 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 यानी कि डॉट लगा दिए हैं। इसका मतलब है हमारी संख्या रेखा आगे तक जा रही है। ठीक है, तो हम कितनी भी संख्याओं तक आगे लिख सकते हैं, कितनी भी संख्याओं तक आगे लिख सकते हैं। चलिए अभी अगर हम नीचे देखते हैं, इस संख्या रेखा को देखते हैं, तो देखिए यह संख्या रेखा हमारी 0 से प्रारंभ हो रही है और आगे तक चलती जा रही है। 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि आगे तक चलती जा रही है। चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताइए, ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और आगे तक चलती जाती हैं? इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? आपको पढ़ाया गया होगा एक संख्याओं का प्रकार जिसमें कि 0 से संख्याएं प्रारंभ होती हैं और आगे तक चलती जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। अच्छा चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप ऑप्शन से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। तीसरा ऑप्शन है आपका पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। और चौथा आपका जो नंबर है वह है परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर। तो जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और आगे तक चलती जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छे। काफी बच्चों ने उत्तर किया है ऑप्शन बी और कुछ ने उत्तर किया है ऑप्शन डी। अच्छा, एसबीआई गेमर की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आप एक बार अनम्यूट करके बताइए आपने ऑप्शन डी कैसे उत्तर किया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है ऑप्शन बी। तो हम जानते हैं जो हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। तो आप अगर अब नीचे संख्या रेखा पर देखेंगे तो देखिए संख्या रेखा पर भी संख्याएं 0 से स्टार्ट हुई हैं इसमें और आगे तक चलती जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा, नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि बिंदु 1 और बिंदु 4 के बीच की आखिर दूरी क्या होगी? अभी तक हमने निकाला केवल और केवल दो लगातार आने वाले संख्याओं के बीच की दूरी, जैसे 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3।
जो संख्याएं दो लगातार आ रही हैं उसे तो कहते हैं इकाई मात्रक दूरी या फिर एक मात्रक दूरी। यदि दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं जो कि लगातार नहीं आ रही हैं, जैसे कि 1 और 4 है, वह लगातार नहीं है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, 1 से 4 तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 से 2 पे जाऊंगा। तो 1 से 2 पे गया पहले, उसके बाद 2 से 3 पे गया, उसके बाद 3 से 4 पे गया। तो 1 से 4 पहुंच गया हूं। 1 से 2 पे गया तो मेरी एक इकाई मात्रक दूरी हो गई। फिर 2 से 3 पे गया तो एक और इकाई मात्रक दूरी हो गई। और फिर 3 से 4 पे गया तो एक और इकाई मात्रक दूरी हो गई। तो फाइनली मैं 4 पे पहुंच गया हूं। तो मैंने कुल कितनी दूरी तय की है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कुल कितनी दूरी हो गई है? मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, 3 इकाई मात्रक दूरी या फिर 3 यूनिट डिस्टेंस हो गई है। तो यदि हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कुल तय की गई दूरी यूनिट डिस्टेंस। सर आपकी आवाज क्या हुआ, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नरेश कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने म्यूट अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है सर ना? आपकी एक बार। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, अनम्यूट करके नहीं बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है। नरेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, आप एक बारी अपने नेटवर्क चेक करेंगे, शायद आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होंगे। तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर आप क्लास को काट कर एक बार दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को आप म्यूट पे रखेंगे, नरेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। चलिए, तो हम देख रहे थे 1 और 4 के बीच की दूरी क्या निकल कर आई, तो हमने कुल दूरी निकाली 1 और 4 के बीच की। तो हमारी 3 यूनिट डिस्टेंस यानी कि 3 मात्रक दूरी निकल कर आई है। ठीक है। अच्छा, अब एक तो मेथड हो गया यह कि हम देख सकते हैं कुल दूरी कितनी आ रही है। 1 + 1 + 1 किया, उसके बाद हमने 3 निकाला। दूसरा जो डायरेक्ट मेथड है वह कैसे कर सकते हैं? हमसे जो भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है, यहाँ पर 1 और 4 के बीच की पूछी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 और 4 के बीच की दूरी है, 4 में से 1 को घटाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 मात्रक दूरी या फिर 3 यूनिट डिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पर करके दिखाया भी गया है। 4 - 3 = 3। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एक एक करके देख लें कि आपने कितनी दूरी तय करी, जो कि यहाँ दिखाया गया है, या फिर आप डायरेक्ट घटाव की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, चाहे फिर वो दो बिंदु आपके लगातार हो चाहे लगातार नहीं हो। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे लगातार है चाहे लगातार नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, वह क्लियर है तो आपको उदाहरण 1 सॉल्व करना है, जिसमें आपसे पूछा गया है बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। -2 और 3 के बीच की दूरी बताएंगे कमेंट में लिखकर, कितनी दूरी होगी। केवल आपको नंबर लिखना है, मात्रक दूरी नहीं लिखना है, यूनिट डिस्टेंस नहीं लिखना है, केवल कितने मात्रक दूरी है यह पता करना है। -2 और 3 के बीच की दो बिंदु दिए गए हैं, -2 और 3, उनके बीच की दूरी बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, मैं इसे दोनों मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ आपको। -2 और 3 के बीच की दूरी निकालनी है। -2 हमारा यहाँ है, 3 यहाँ है। तो -2 से 3 तक मैं कैसे जाऊंगा? पहले -2 से -1 जाऊंगा, उसके बाद 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, और फिर 2 से 3। तो देखिए, 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने यहाँ पर तय करी, उसके बाद 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने यहाँ पर तय करी, उसके बाद 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ की है, एक यहाँ की है, और एक यहाँ की है।
तो मैंने -2 से 3 तक जाने के लिए कुल कितनी यूनिट डिस्टेंस तय करी है? 1 + 1 + 1 + 1 + 1। इसका मतलब टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस या फिर 5 मात्रक दूरी मैंने तय करी है। तो 5 मेरा सही उत्तर आएगा। ठीक है, दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसे। मेथड 2, 3 और -2, दो बिंदु हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? 3 में से घटाएंगे -2 को। क्यों? क्योंकि 3 बड़ी संख्या है, -2 छोटी संख्या है। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया था, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। तो देखिए, 3 हमारी बड़ी संख्या है, -2 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो देखिए, 3 माइनस -2। अब हम जानते हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस का गुणा जब हम माइनस से करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। और गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों ही माइनस के चिन्हों के बीच में कोई और संख्या नहीं है। और यह आपको बताया गया होगा, जब दो चिन्हों के बीच में कोई और संख्या नहीं होती है तो उनके बीच में गुणा होता है। तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा? यहाँ पे माइनस गुणा माइनस विल बी प्लस। तो हमारा 3 तो प्लस का है ही, और 2 भी जो है वह किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। तो 3 + 2 हमारा क्या आएगा? 5। 5 यूनिट डिस्टेंस हमारा सही उत्तर आएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? काफी बच्चों ने गलत आंसर किया था, अभी क्लियर है सभी को? जिन भी बच्चों ने गलत आंसर किया था, सभी को समझ में आया दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया? इसका तो हमारा उत्तर आ गया है 5 मात्रक दूरी या फिर 5 यूनिट डिस्टेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। पोल 10 सेकंड बाद ओपन होगा, पहले आप आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं पोल में। इस बार हमसे किस किस के बीच की दूरी पूछी है? 2 और 7 के बीच की दूरी। अभी आप पोल में आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। काफी कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, लोकेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप अपना कैमरा बंद रखेंगे। चलिए 10 सेकंड 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है? 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी है, तो मैं इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, काफी बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। तो जो भी लोकेश कुमार की आईडी से स्टूडेंट है, एक बार ही आप बताएंगे ऑप्शन बी कैसे आया है आपका? हाँ जी, अनम्यूट करके बता दीजिए, लोकेश कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, ऑप्शन बी कैसे आया है? हाँ जी, बताइए अनम्यूट सर्कल करके। की से लग गया। ठीक है, ठीक है। रामवीर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है वो बताएंगे ऑप्शन डी कैसे आया है आपका? अनम्यूट करके बता दीजिए। रामवीर सिंह की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। सर जी, पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7।
ठीक है, तो आप एक से क्यों चले हैं? एक तो दिया ही नहीं है, एक तो पूछा ही नहीं है हमसे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक से नहीं चलना है आपको, हर बार एक या जीरो, आपको किस नंबर से चलना है यह फिक्स नहीं होता है। आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिया जाता है वहां से चलना है। यहाँ पर 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी है, तो आप 2 से चलेंगे। 2 से चलेंगे, 2 से 3 गए एक, 3 से 4 गए एक, 4 से 5 गए एक, 5 से 6 गए एक, और 6 से फिर 7 गए फिर एक। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो हमारा 5 उत्तर आएगा। या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 और 7 दिए गए हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 7 - 2 करेंगे तो आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 5 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी 5 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? जिस भी बच्चे ने गलत किया था वही कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है उन सभी बच्चों को जिनका भी गलत था उत्तर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। लेकिन कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, होमवर्क अभी बाकी है। तो सभी बच्चे वेट करेंगे 1 मिनट। आपको अभी स्क्रीन दिखेगी मेरी। सर आधे बच्चे गए सर, कहने के बावजूद भी। सर आधे बच्चे गए बिना कहे भी। अच्छा, एक काम करते हैं, होमवर्क जो है वो आपको अभी ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। कल सुबह सुबह आपको होमवर्क ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो आप वहां से होमवर्क देखकर सॉल्व कर सकते हैं। यदि अभी आपका कोई